6 दिन का अल्टीमेटम तो गालिबन आपका खत्म होने वाला है, एक आध दिन रह गया है, तो क्या फैसला किया आपने? दोबारा जाएंगे? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा। इमरान खान कतल नहीं चाहते। अच्छा, नहीं अगर चाहते। इमरान खान चाहते तो उस दिन बैठ सकते थे। वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा जो कि गैर कानूनी तौर पे मंजूर हुआ, एक वो मामला अदालत में है। 6 दिन का अल्टीमेटम तो गालिबन आपका खत्म होने वाला है, एक आध दिन रह गया है, तो क्या फैसला किया आपने? दोबारा जाएंगे? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा। इमरान खान कतल नहीं चाहते। अच्छा, नहीं अगर चाहते। इमरान खान चाहते तो उस दिन बैठ सकते थे। वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा जो कि गैर कानूनी तौर पे मंजूर हुआ, एक वो मामला अदालत में है। इलेक्शंस कराने जा रहे हैं, नहीं कराने जा रहे? 100 के करीब हैं ये, तो करा लेंगे 100 पे ज़िमनी इलेक्शंस आप? जी जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे। और बात ये हमारी समझ में नहीं आती है, पीटीआई वाले इस्तीफा भी देते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में भी आना चाहते हैं। रुपया मजीद मुस्तकम होने जा रहा है, डॉलर्स की वजह से महंगाई हुई है, महंगाई नीचे आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तान का खजाना खाली और वजीर आजम शहबाज शरीफ बनकर सवाली एक के बाद एक गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं लंबी चौड़ी काबीना के हमरा गैर जरूरी अफराद को भी गैर मुल्की दौरों का हिस्सा बना रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में वजीर आजम के साथ वुज़रा, मावनीन खुसूसी और आला सतही वफ्द भी मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल वफ्द भी तुर्की का दौरा कर रहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही तुर्की में मौजूद हैं, जो अमरीका, चीन और स्विट्जरलैंड का दौरा करके वहां पहुंचे हैं। तो अब जहां मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर हो, IMF से कर्जों की इल्तिजा की जा रही हो, महंगाई का सुनामी तबाही मचा रहा हो, गरीब आदमी फाकों पर मजबूर हो, आवाम को पेट्रोल बम और बिजली की बढ़ती कीमतों के झटके लगाए जा रहे हों, ऐसे में कर्जों में डूबे मुल्क के गरीब आवाम के टैक्स के पैसों पर वजीर आजम और एक लंबे चौड़े वफ्द का शहाना अंदाज में गैर मुल्की दौरा करना और सोने पे सुहागा, इस गैर मुल्की दौरे की तशहीर पर करोड़ों रुपए लगाना कई सवालात को जन्म देता है। आज इस पर बात करेंगे। लेकिन जनाब, एक और बात भी है। खान साहब का कल से एक जो बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और उस बयान में वो कहते हैं कि जनाब, मुझे पता चल गया था कि हमारे साथ जो लोग थे उनके पास असलहा मौजूद था, इस वजह से मैंने धरना कॉल ऑफ कर दिया। पहले उनका बयान सुन लेते हैं, फिर इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जनाब, खान साहब का मौक़िफ़, खान साहब की ज़बानी ही आपने सुना। मलिक आमिर डोगट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील कबूल ही मुझे ज्वाइन करेंगे। मलिक साहब, ये बताइएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, खान साहब ने खुद कह दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो लोग मौजूद थे उनके पास असलहा मौजूद था, पिस्टल विस्टल मौजूद था, और मुझे देख के वो शायद जज्बाती हो जाते तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन हो सकती थी। खान साहब खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं, कोई और एतराफ़ नहीं कर रहा, खान साहब खुद ही एतराफ़ कर रहे हैं उनके साथ जो लोग थे उनके पास असलहा मौजूद था। क्या इसी वजह से आप लोगों ने धरना कॉल ऑफ किया था? देखिए, खान साहब की बात को सब लोग गलत रंग दे रहे हैं। अच्छा। खान साहब बुनियादी तौर पर यह चाहते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब ना हो, खून रेजी ना हो, और आप ये भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के गुंडे भी बहुत सारे हमारी में, और हमारे जो जुलूस थे या हमारी रैलियां थी उनमें वो भी शामिल थे। और प्लस जो गाड़ी तोड़ी गई यास्मीन राशिद की, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो सामने पूरे पंजाब में आ रहे हैं कि मास्क पहनकर असला उनके पास था। अच्छा। और उन्होंने सादा कपड़े पहने हुए थे। अच्छा। ट्राउज़र, शर्ट, स्पोर्ट्स किटें पहनी हुई थी, और वो गुल्लू भुट्टो की पूरी फौज थी जो वजारत दाखिला ने, राना सनाउल्लाह ने तैयार की हुई थी। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ, तसादम के खिलाफ। अच्छा। तो जाहिर है किसी हद तक ये तो नहीं हो सकता कि लाखों लोग हों और उसमें से हमारी तरफ से किसी के पास भी कोई असला ना हो, लेकिन ये इश्तिहाल और ये जो शरंगेजी और ये जो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक सियासी बसीरत का, दूर अंदेशी का बहुत बड़ा जो फैसला किया खान साहब ने, और जिससे आज तक पार्टी कारकुन खासे मायूस है। अच्छा, मायूस बददिल हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग थे जो सारी रात और सारा दिन
जिना एवेन्यू पे, डी चौक पे बर्बरियत का मुकाबला करते रहे। लेकिन आपने शायद खान साहब की बात सही से सुनी नहीं। खान साहब ने यह बात बोली है कि मेरे साथ जितने लोग थे, जो उनके साथ थे, उनके लोग थे जो उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने देख लिया था कि पिस्टल विस्टल है, और मुझे देख के, यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे देख के वो शायद जज्बाती हो जाते, फिर कुछ ऐसा वाकया हो सकता था जो वाकया नहीं होना चाहिए था, इस वजह से, यानी उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मेरे साथ लोग थे। आप कह रहे हैं प्लांटेड हैं, क्या वो लोग उनके अपने थे या प्लांटेड थे? देखिए, इसमें प्लांटेड ज्यादा थे। इतने बड़े मॉब में ये पता करना कि ये हमारा है या उसका, ये बहुत मुश्किल काम है हजारों के मजमे में। लेकिन जो डी चौक की कैफियत थी, स्पेशली जब रेंजर्स आ गई थी 12 बजे के बाद, बिल्कुल 5-10 गज के फासले के ऊपर जो हजारों लोग थे, और जो एक तरह से रेंजर्स के साथ और आर्मी के साथ इतना उनका पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई था, गुस्सा था, आंसू गैस थे, गर्मी थी, जज्बात थे, तो वो अल्लाह ने कोई करम किया कि सुबह 5-6-7 घंटे जैसे गुजरे। खुदा ना खास्ता अंदेशा ये हो गया था कि ये जो 5-7 हज़ार बंदा जो फौज का रेंजर्स का खड़ा हुआ है, और ये अब इन्होंने आंसू गैस तो नहीं चलानी होती, उसने तो सीधी गोली चलानी होती है, और इधर से जो हज़ारों लोग उनके सामने सफारा होकर खड़े हो गए हैं। खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगार वाक़या ना हो तो फिर क्या होता, वो उसकी जो सनसनी खेजी है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो अल्लाह ने बचत कर दी। ये मुल्क है, मुल्क की सालमियत है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम सवाल ये भी तो पैदा होता है ना सर कि क्या इसे पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है? जब ये आप धरने के लिए निकले तो उस वक्त आपको आइडिया नहीं हुआ था कि, और आपकी भी लगी है, मैं देख रहा हूं आपके हाथ पे भी इस वक्त वो जो पट्टा होता है वो बंधा हुआ है, लेकिन सर ये जो चीजें हैं ये आपकी भी बचत हुई है। आपको नहीं अंदाजा था पहले कि इस तरह की सूरत हाल हो सकती थी, इस तरह के मामला हो सकते थे। और राना सनाउल्लाह साहब गुज़िश्ता रोज मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये दोबारा आए तो मैं दोबारा उस शिद्दत के साथ शेलिंग करूंगा, उस शिद्दत के साथ सारे मामला करूंगा। 6 दिन का अल्टीमेटम तो गालिबन आपका खत्म होने वाला है, 1 आध दिन रह गया है, तो क्या फैसला किया आपने? दोबारा जाएंगे? दोबारा जाने का फैसला कर लिया, वापस डी चौक जाएंगे, और किस तैयारी से जाएंगे? राना साहब तो फिरौनियत की जुबान बोल रहे हैं। उनकी जुबान और गुफ्तगू की वजह से पहले जो उनके साथ हुआ है पंजाब में आप जानते हैं, ये मांगे तांगे की हुकूमत है और जो चंद दिनों की मेहमान है। तो राना साहब मेरा ख्याल है इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करें, और पूरी कौम तैयार है, हज़ारों लाखों कारकुन तैयार है, पाकिस्तान की माएँ बच्चे अवाम तैयार है, बेताब है इमरान खान साहब की दोबारा कॉल के लिए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने के लिए। उसके लिए तैयारियां अरूज पर जारी हैं। अच्छा, लेकिन ये एहतजाज हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, और हमारे रास्ते में जो भी रुकावट आएगी, हम सुप्रीम कोर्ट में, अब आपको पता है कि चले गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक फैसला करेगी कि क्या हमें आज़ादी राय का, प्रोटेस्ट का हक पुरअमन है या नहीं, या हमारे सामने दीवारें लगा दी जाएंगी मोहल्लों से लेकर और डी चौक तक, कंटेनर्स की हज़ारों की तादाद में पुलिस खड़े कर दिए जाएंगे, रातों को चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाएगा, और जिस तरह रात को 23 की रात से 23 का दिन, 24 का दिन, 24 की रात पंजाब में हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुनों, ओहदेदार, MP MNS के घरों पर छापे मारे गए। इसकी मिसाल ना मैंने परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में देखी है, ना मैंने ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ में देखी है। इतनी बर्बरियत, इतनी दहशतगर्दी, इतने सरकारी वसाइल, मशीनरी का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल नहते कारकुनों पे जो जमहूरी हक के लिए, अपने एहतजाज के लिए पूरमन तौर पर इस्लामाबाद आ रहे थे। लेकिन ये एक सवाल ये भी तो बनता है ना कि आपका एहतजाज इस बार पुरअमन होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? आप भी कह रहे हैं लाखों कारकुन तैयार हैं, पहले आप लोगों ने 25 लाख लोगों का वादा किया था कि आप लोग लेकर आएंगे। अब कल खान साहब का बयान और उससे पहले CM KP का बयान सामने आया, उन्होंने कहा जो रुकावटें हैं ना वो अब KP की पुलिस हटाएगी। अब KP की पुलिस भी तो रियासत के अंदर ही आती है सर, आप पुलिस के सामने पुलिस को लाके खड़ा कर देंगे तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जनाब ये एहतजाज पुरअमन होगा? जो जबान इस्तेमाल की गई उसकी मजम्मत करते हैं आप KP के CM की जानिब से? देखें, ये फैसला अब बॉल
हुकूमत की कोर्ट में है। हमने 3 एहतजाज हुए, फजलुर रहमान का हुआ, मरियम हमजा आए, बिलावल आए कराची से चले और उनको हर जगह फैसिलिटेट किए, रास्ते खोले, इंतज़ामिया ने ट्रैफिक के लिए उनको प्लान दिए, उनको स्मूथ गुजारा गया, हर शहर से, हर ज़िले से वो इस्लामाबाद पहुँचे। अगर तो हुकूमत इस तरह से करेगी और बिफोर टाइम जिस तरह हर थाने की सतह पर कारकुनों की गिरफ्तारियों की लिस्टें बन गई हैं, अगर गिरफ्तारियां करेगी, रुकावटें खड़ी करेगी, हमारे एहतजाज को रोकेंगे, फिर दोबारा से अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे अवाम के ऊपर, बच्चों पे, खवातीन पे, कारकुनों पे, तो फिर तो जाहिर है हमें भी कुछ मैंने सवाल आपसे सीएम केपीके के हवाले से किया था, क्या कहना है, मैं शायद आपको सुनवा दूं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, और ताकि फिर आप सही तौर पर उसका जवाब भी दे सकें। चलाइएगा जनाब, क्या कहते हैं वो। अच्छा सर, ये आपने सुना होगा उन्होंने क्या कहा। सर ये इस तरह की अगर बात होगी तो फिर ये मामला पुरअमन तो नहीं रहेगा ना। वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस के साथ होऊंगा और पुलिस से कहूंगा रुकावटें हटाए। आपको लगता है ये मामला उस तरफ जाएगा जो शेख साहब ने एक दफा कहा था, बल्कि कई दफा वो कह चुके हैं कि मई के आखिर में शरंगेजी हो सकती है, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, मामला वहां तक चला जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है ये सारे मामला तो उस नहज पर जा रहे हैं कि किसी के हाथ में कुछ ना आए? फिर अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा। इमरान खान कत्ल नहीं चाहते। अच्छा, नहीं अगर चाहते। इमरान खान चाहते तो उस दिन बैठ सकते थे। उस वक्त भी जब सुबह उन्होंने स्पीच किया तो लाखों का मजमा उनके आगे था और लाखों का मजमा उनके पीछे था, और रात को लोग थक हार के चले गए थे इस उम्मीद पे कि हम सुबह आएंगे। और क्योंकि खान साहब ने तो कहा था कि हम काफ़ी दिन बैठेंगे, ठीक है, तो लाखों की तादाद में लोग अभी रास्ते में थे और लाखों की तादाद में ताज़ा दम होकर सुबह आने वाले थे। अच्छा, तो ये उन्होंने एक फैसला जो किया, जाहिर है लीडर है और लीडर के फैसले पे आमीन करना पड़ता है, और हमने किया और अपने लीडर पे ब्लाइंड फेथ है, और वो जो कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहे हैं। अच्छा चलें, इसको थोड़ा आगे बढ़ा बताइएगा, क्या फैसला किया आपने? पार्लियामेंट में जाने का फैसला हुआ है, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं आप लोग, पार्लियामेंट में जा रहे हैं? पंजाब असम्बली की 20 सीटों पे अभी मीटिंग हुई, मैं उसी मीटिंग से उठकर आ रहा हूँ। कल से 2 मीटिंगें हुई, पहले सेंट्रल पंजाब की स्टेक होल्डर्स को शाह महमूद साहब की सदारत में, और आज साउथ पंजाब की मीटिंग हुई जहाँ साउथ पंजाब के हमने MPAs और तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया था। ठीक है, 20 सीटें हैं पंजाब की, इंशाल्लाह पंजाब की 20 की 20 सीटों पे डट के मुकाबला करेंगे। कहीं हम इनको जिसको कहते हैं फ्री हैंड नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसका इक़्तिदार जो है हमजा का वो डगमगा रहा है। अच्छा, और मेरे हिसाब से तो ये आज सीएम नहीं है, क्योंकि वो 25। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, और यकीन जानिए अवाम भी वो समझना चाह रहे होंगे, आपकी स्ट्रेटजी है क्या? आप एक तरफ से कौमी असम्बली में कहते हैं कि हम जाएंगे नहीं, इस्तीफे दे देते हैं, पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की आप बात कर रहे हैं, तो सर इंतखाबात लड़के भी आपने फिर क्या करना है? पार्लियामेंट में तो आपने जाना नहीं। पंजाब असम्बली में तो हम हुकूमत गिराने की और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है ना, तो अब वो ऑप्शन अपना क्यों खाली छोड़े? अच्छा, और आज भी अगर अदालत फैसला कर देती है और इसको नल एंड वाइड हमजा के इलेक्शन को जो कि गैर कानूनी करार देती है, तो सुबह अगर इलेक्शन हो जाए तो हम जीतते हैं 2 वोटों से फिर, और इलेक्शन कमीशन अगर 5 मेंबर हमारे जो स्पेशल सीट के उनका नोटिफिकेशन कर देते हैं तो हमारी 7 मेंबरों की अक्सरियत, 3 खवातीन की हैं, 2, और अगर 20 सीटों पे इलेक्शन हो गया तो उसमें से अगर हम 13 से 14 जरूरी ये भी तो नहीं है कि सारे इलेक्शन आप जीतेंगे। तो अच्छा, लेकिन भी हमारी ये फैसला हो चुका है, कौमी असेंबली में आपने जाने का फैसला नहीं करना है, कौमी असेंबली की तरफ आपने नहीं जाना है, पंजाब असेंबली में आप इलेक्शन लड़ेंगे और आ जाएंगे असेंबली में। कौमी असेंबली में हमारा फैसला अटल है, हमने इस्तीफे दे दिए हैं और हम इलेक्शन से पार्लियामेंट से बाहर आ गए हैं, और स्पीकर ने नोटिस किए हैं सबको फिज़िकली बुलाने के लिए, और हमारा असूली मौक़िफ़ है कि जो 127 मेंबरान है कौमी असम्बली के इस्तीफ़े कासिम सूरी बतौर कायम मकाम स्पीकर मंजूर करके गया था, मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब उन इस्तीफ़ों को फॉरवर्ड करें जो कि उनका सिर्फ इतना ही काम रह गया है इलेक्शन कमीशन को, ताकि वहाँ नोटिफिकेशन हो और वहाँ नए इलेक्शन हो और हम उस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी तो चीज़ है ना कि सर के
30-30 करके बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि 30-30 करके बुलाएंगे और बात करेंगे, बैठेंगे कि भाई इस्तीफे जमा करा दें आप, और फिर उनसे पूछेंगे। तो इस चीज़ पर आपने जाने का फैसला किया? जी वो 30-30 करा रहे हैं, लेकिन हमने अपने इस्तीफे पार्टी की आदत को दिए, पार्टी की आदत ने मुझे दिए, बतौर चीफ विप मैंने स्पीकर को जमा करा दिए और अब हमने अपना काम कर दिया। अब ये जो कुछ कर रहे हैं हम इसके इन तरीकाकार से इत्तेफाक नहीं करते। ठीक है, अच्छा इत्तेफाक नहीं करते आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। जहर खाने के पैसे नहीं है, उसके बावजूद अब तुर्की का भी दौरा हो रहा है, सऊदी अरब का भी दौरा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो हैं ही बाहर जब से वो खारजा के वजीर बने हैं। तो इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, मामलात ऐसे ही चलने चाहिए। मुईशत ज़बो हाली का शिकार है, जहर खाने के पैसे नहीं हैं, और जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, तूफान आया महंगाई का। बिलावल साहब पहले दिन से ही दौरे कर रहे हैं, रिट्स, इंटरकॉन्टिनेंटल और मैरियट और 5 और 7 स्टार होटल में ठहरे हैं। पार्लियामेंट के 20 से 30 अरकान कौमी असम्बली जो हज़ब इक़्तिदार के हैं और 10 और प्राइम मिनिस्टर खुद पिछले सब से दौरों पे हैं और इस अवाम के खून पसीने की कमाई से जो ये पैसा एक्सचेकर का इसकी जितनी भी मुज़म्मत की जाए कम है। ये बताइएगा ये बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब तैनात हो गए सर, और आप ही जो सदर पाकिस्तान हैं आपकी पार्टी में थे तो उन्होंने ही मंजूरी दी है। तो अब ये जो उनके खिलाफ पार्टी के जो मामलात थे, जो केसेस बनाए गए थे, जो अदालतों में केसेस चल रहे थे, इस बात को तस्लीम कर लिया आपने कि गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ही रहेंगे और उनके खिलाफ जितने भी केसेस थे, जो भी मामलात चल रहे थे, अब वो खत्म हो जाएंगे, वो मामलात नहीं रहेंगे? मतलब कानूनी जंग आपने छोड़ने का फैसला किया? बुनियादी बात है जो ईंट पहली रखी गई थी, वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफा जो कि गैर कानूनी तौर पर मंजूर हुआ, एक वो मामला अदालत में है। दूसरा हमजा शहबाज का इलेक्शन जो बतौर वज़ीर आला है वो गैर कानूनी हुआ, वो मामला अदालत में है। और फिर उमर चीमा साहब की अपनी पटिशन किया, लेकिन सदर पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशनल, जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस आती है तो एक सर्टन टाइम तक तो उसको रोक सकता है, उसके बाद वो नहीं रोक सकता, जो जहाँ तक आइन और कानून का मुझे पता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक लीगल वे था। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी वो 2 पटिशन्स हैं, हमजा का इलेक्शन और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा। ये 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं इस सारे खेल में। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मलिक आमिर डोगर साहब और सारी सूरत हाल साहब। अब पंजाब में गवर्नर आ चुके हैं, नए गवर्नर बलीगुर रहमान साहब आ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन क्योंकि कल ये खबर आई थी, फिर उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया था, तो ये तस्लीम किया जा रहा था, ये माना जा रहा था कि शायद इस मामले में जिस जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उसने एक कदम पीछे ले लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कानूनी मामलात जारी रहेंगे। और फिर जो खान साहब का बयान सामने आया उसके हवाले से भी मलिक साहब ये कह रहे थे कि जनाब लोग मौजूद थे, हमारे भी थे, लेकिन प्लांटेड लोग ज्यादा थे। लेकिन खान साहब ने इसका बरमला इजहार किया है, बाबंगे दोहल बुलाए, और सियाको सबाग इसमें कहीं इंक्लूड होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पिस्टल विस्टल मैंने देख ली थी। अब जनाब अगले सेगमेंट में हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक के बाद हमारे साथ नबील कबूल मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे जनाब ये जो दौरे हो रहे हैं, ये दौरे क्यों हो रहे हैं भाई, किस मकसद के लिए हो रहे हैं? आप लोग तो ये आके कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं है वो शाहाना दौरे कर रहा है, और चलें अकेले कर लें कोई मसला नहीं है, सरकारी दौरा है, आप 40-40 मेंबरों को लेके जा रहे हैं, इसका क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, क्या मामला है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग मार्केट में निकलते होंगे तो आज जो कीमतें होंगी चीज़ों की, कल वो बढ़ चुकी होती होंगी, परसों वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उसके बाद और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये मईशत की सूरत हाल है। जब डॉलर 184 का था तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, और ये कहा था कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा है, मईशत इस वक्त बिल्कुल ज़मीन पर आके लेट चुकी है और इसको उठाना है, इस वजह से खान साहब की हुकूमत को भगाना है। अब खान साहब की हुकूमत को भगा तो दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून आई है तो जनाब मईशत शायद
कुएं में जा गिरी है। पहले तो जमीन पे थी, अब कुएं में जा गिरी, क्योंकि डॉलर 202 तक गया था। अब सवाल यह है कि इतनी मईशत के बुरे हाल हैं, फिर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हर दूसरे दिन गैर मुल्की दौरा करते हैं। सऊदी अरब से वापस आया, उसके बाद से अब वो तुर्की में मौजूद हैं, और तुर्की में मौजूद होने के बावजूद जनाब वो यहां पर जाने से पहले लाखों करोड़ रुपए के इश्तेहारात भी चला के चलेगा कि भाई मैं वहां पर जा रहा हूं, इस तरह के मामलात हैं, ये हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने दौरा करना भी है तो जनाब आपको इतनी लंबी चौड़ी काबीना ले जाने की क्या जरूरत है, 40 मेंबर ले जाने की क्या जरूरत है। इस पर मजीद बात करेंगे जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबोल साहब से ज्वाइन कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून से चौधरी जाफर इकबाल साहब में ज्वाइन करें। चौधरी साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइएगा, अब तो आप तो ये लोग कह रहे थे कि सर जहर खाने के पैसे नहीं है, अब इस चीज के पैसे कहां से निकल कर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। 40 रुकनी जिस वफद का आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर साहब अपने त्यारे में गए हैं, जो वजीर आजम का त्यारा है, और बाकी लोग जो हैं वो जो आम आपके पैसेंजर त्यारे जाते हैं उन पे गए हैं। और रही बात के जी अखबारात के इश्तेहारात बिल्कुल कोई जरूरी नहीं थे, नहीं दिया जाना चाहिए। हमने ये दरख्वास्त की है मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा से भी और जनाब वजीर आजम से भी कि इनकी जरूरत नहीं थी, और आइंदा ऐसे ये दरख्वास्त आपको मरियम नवाज साहिबा से करनी चाहिए। वो कहती हैं कि मैं मैनेज करती हूँ मीडिया को, तो ये मरियम औरंगजेब साहिबा के हाथ में क्या है इस वक्त? करना चाहेंगे, मैं तो वो कहूंगा जो मैंने किया है या जो हमने बतौर पार्टी किया है, बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुस्लिम लीग नून के वर्कर, मुझे भी ये बात मुनासिब नहीं लगी, और हमने ये बात पहुंचाई है, और जहां पहुंचानी चाहिए थी वहां पहुंचाई है। जो चीजें मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचानी होती हैं वहीं पे पहुंचाते हैं। अच्छा। और वो भले तरीके से सुनती भी हैं, उन पे अमल भी करती हैं, और जो हम उनसे तवक्को करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके मुताबिक अवामी महाज पे बखूबी डटी हुई हैं। तो वो अपना काम करती हैं, अच्छे तरीके से करती हैं। शहबाज साहब अपना काम करते हैं, उन तक ये बात पहुंचानी थी, पहुंचा दी, और हम इस चीज को यकीनी बनाएंगे कि आइंदा इस तरह की इश्तिहार हमें ना अरे सर, मुझे क्योंकि नबील साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है, एक सवाल मेरा आपसे, सर ये 90 की दिहाई की सियासत कब तक चलेगी? ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, 7 बजे उठता हूं। सर अब लोग वर्क हार्ड पे नहीं जाते हैं, वर्क स्मार्ट पे जाते हैं। आप सुबह 6 बजे उठ के वो काम नहीं कर सकते जो आप हो सकता है 9 बजे उठ के कर लो। अब ये दोबारा से इश्तिहारात वाली कहानी, जब आप लोगों का पहले दौरे हुकूमत में था तब भी आपको खान साहब ने काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, अभी भी आप तस्लीम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन सर क्या कुछ चेंज नहीं आया? जी चेंज हर तरह से आया है। अब इमरान खान साहब ने वो जो इश्तिहार दिया था, हम मसरूफ थे, आपको याद होगा। वसीम अकरम प्लस के इश्तिहारात जो दिए जाते रहे वो भी याद होंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, जो बात हुई वो तस्लीम की। हमारे अंदर इतना सियासी और इखलाकी जुर्रत है कि हम अपनी कमी कोताही को, रही 6:30 बजे जागने की, 6:30 बजे जागने वाले ही कामयाब हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि ज्यादा काम से स्मार्ट काम, बिल्कुल स्मार्ट काम भी हम ही ने किए। और आप 13 से 18 देख लें जो काम हुए, इंशाल्लाह ताला हम ना तो इमरान खान की तरह ये कहेंगे कि हमें पता नहीं था मुल्की हालात क्या हैं, खजाने के हालात क्या हैं, ना हम ये कहेंगे कि हमें ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं मिली, ना हम ये कहेंगे कि मुझे वज़रा अच्छे नहीं मिले, ना हम ये कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं चला। आप हालात अच्छे नहीं मिले आपको, मईशत के हालात बहुत बुरे हैं। ये बुरे हैं, उन्हीं को ठीक कर रहे हैं। अच्छा। सऊदी अरब जाना भी उसी लिए था। अच्छा। सऊदीया के 2 प्रोजेक्ट थे जो ऑयल रिफाइनरीज लगनी थी। मियां नवाज शरीफ के दौर में मेमोरेंडम साइन हुआ, और इमरान खान साहब ड्राइवरी तो करते रहे, शायद चाकी लेके उनकी गाड़ी साफ करते, वो भी फिर भी काम ना बनता। दुनिया में और घरों में और खानदानों में, मुल्कों में मुफादात को सामने रख के काम होते हैं। सऊदीया का कारोबारी मुफाद का ख्याल रखेंगे वो आपके साथ चलेंगे, नहीं होगा तो वो नहीं रखेंगे। 2 ऑयल रिफाइनरीज लगनी थी, एक हब के करीब और एक गवादर में। 3.5 साल में इमरान खान साहब ने टके का काम नहीं उसके ऊपर किया, सिर्फ बातें करते रहे। इसी तरह आपने तुर्की की बात की, तुर्की के साथ बहुत सारे दिफाई मुआहदे हैं, और अगर मैं आपको याद कराऊं कि हमारे F-16 जब अमेरिकन ने इनकार किया तब से ओवरहालिंग और रेनोवेशन का काम F-16 का तुर्की में हो रहा है। वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपके इसकी एयर डिफेंस की। और अभी आप जो पेड़ भरेंगे तो तमाम मामला करेंगे ना, अभी तो पेड़ भरने का मामला नहीं है। बनाने जा रहे हैं, वो भी तुर्की के साथ मिलके जा रहे हैं। तो क्या अगर आपका दिफा मजबूत हो तो आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी? यकीनन होगी। इसी तरह तुर्की ने आपको बहुत सारे बाकी कामों में, कारोबारी लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, और तुर्की ने एज ए गवर्नमेंट आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आज का बहुत बड़ा इशू है,
लाहौर में सिखाया भी, बतलाया भी, करके भी दिखाया। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो सर्विस बनाने में आपको टेक्नोलॉजी और जितनी उसकी हाव थी वो सारे शौक पूरे करें, लेकिन ये तो पेट भरे वाले शौक है ना, पेट खाली हो तो ये शौक बेमायने से लगते हैं। सर ये सरदार साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर मैं आता हूं आपकी तरफ, वापस आता हूं सर, वापस आता हूं सर। सरदार ये नबील कबूल साहब भी हमारे साथ, क्योंकि मौजूद मेहमान है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सर ये हुकूमत कहती है आप भी के जहर खाने के पैसे नहीं है, तो अब ये जो ये शाहाना खर्चे हो रहे हैं, ये 40-40 मेंबरान को लेके जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं, अभी सऊदी अरब के दौरे से आए थे। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? तुर्की का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्या मामला है सर? ये जहर खाने के पैसे नहीं है, तो पैसे लेने जा रहे हैं ना, कि जहर ना खाना पड़े। ये दौरे कोई जाती नवियत के नहीं है, ये दौरे जो पाकिस्तान को फंड मिलने थे सऊदी अरब से, अच्छा, उसके हवाले से एक मीटिंग है। और ये इकोनॉमिकल एक मीटिंग है, जिसके लिए मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत भी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत में उनको जो है बुलाया गया वहां पर। और वो जो सऊदी अरब ने जो वादा किया था $बिलियन के, मतलब कितने $बिलियन का, उसके हवाले से ये मीटिंग है। अच्छा, तो उसमें तो जाना तो पड़ता है ना भाई, जाना पड़ता है। अच्छा ये भी बता दीजिए कि सर खारजा अमूर जब से संभाला है उस वक्त से लेके अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर ही हैं, बाहर ही घूम रहे हैं सर। तो ये मईशत हमारे लिए पहला मामला ये है ना कि पेट भरा होगा तो दीगर मामला देखेंगे ना, जब पेट ही नहीं भरा हुआ है तो फिर मामला कैसे देखेंगे? मईशत किसी की तरजीह है या सिर्फ यही दौरे हैं, दिफाई मामला ही तय करना है? मैशियत उसी वक्त आप बेहतर कर सकेंगे जब आप मुल्क के हालात बेहतर कर सकेंगे। मुल्क के हालात उस वक्त बेहतर कर सकते हैं जब आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी वाज़ेह हो। आपको पता है कि जिस खित्ते में हम रहते हैं तो यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिसीज जो है वो बहुत अहमियत रखती है। पिछली हुकूमत ने ये चीज़ नहीं सोची थी, जिसके वजह से उनको भी जो है प्रॉब्लम उठाना पड़ा, जिसकी वजह से मुल्क को भी प्रॉब्लम उठाना पड़ा। अब ये इशू ये है कि जो बिलावल साहब है एज फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, वो जो ताल्लुकात हमारे ख़राब हुए हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं। और आपको पता है IMF जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मुल्क के अंदर मैशियत के हवाले से, तो उनसे भी जो है बातचीत चल रही है इसी हवाले से, और उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब। अच्छा, तो उस वजह से जो है वो जो वेस्टर्न कंट्रीज के दौरे हैं वो उसी हवाले से हैं। IMF के साथ मीटिंग हुई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की। IMF के कुछ शराइत थे, आपने देखा कि पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, आज शायद बिजली की भी कीमत बढ़ा दी गई है, लेकिन ये टेम्पररी है। अच्छा, ये जब हमारे पास खजाने जो खाली, देखे पिछली हुकूमत 4.25 साल चोर डाकू में लगे रहे, लेकिन उन्होंने इकॉनमी को ठीक नहीं किया। अगर उन चोर डाकू जो से आप कहते हैं जी नैब ने इतना पैसा निकाला है या आपकी रिकवरी है 400 अरब की, वही पैसे आप मुल्क के खजाने में लगाते तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। हमें इस वक्त अपने आप को इस क्राइसिस से निकालना है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, उससे अपने आप को एक दफा स्टेबल करना है और उसके बाद फिर मुल्क की हालात सही हो जाएंगे। नबील साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी दोबारा शामिल करें। साहब ये बताइएगा, ये मरियम नवाज साहबा की क्लिप निकल कर आया कि मीडिया को मैनेज करती हैं आप चीज़ों को तस्लीम तो कर रहे हैं। मैं इस पर यकीन जानिए मैं खुश हो रहा हूँ, क्योंकि सियासतदान तस्लीम कुछ नहीं करता है, अच्छी चीज़ करेगा तो तस्लीम कर लेगा, वो भी किसी और नहीं की होगी। चले हमारा राब्ता चौधरी साहब से मुनक़ता हो गया है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से जो इस्तीफे दिए हैं वो मंजूर हो गए हैं? अगर मंजूर हुए हैं तो तकरीबन 100 के करीब, अगर मैं मखसूस नशिस्त से हटा दूं तो 100 के करीब नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर इलेक्शंस कराए जाने हैं। क्या इलेक्शंस वहां पर कराए जाएंगे और क्या ज़िमनी इलेक्शंस होंगे या फिर वाकई में जनरल इलेक्शंस की भी तैयारी मुकम्मल इन लोगों ने कर ली है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नबील कबूल साहब से पूछना चाहता हूं कि जनाब ये जो कौमी असेंबली में इस्तीफे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए थे, अब आप लोग ना इसको एक्सेप्ट करते हैं और ना ही इस पर ज़िमनी इलेक्शन कराने जा रहे हैं, और ये भी सवाल उठता है और ये कहा जाता है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
जनरल इलेक्शंस में सबसे बड़ी रुकावट है। शायद मुस्लिम लीग नून भी इस बात को काफ़ी हद तक तस्लीम कर चुकी है कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन ही वाहिद हल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बात का बरमला इजहार करती है, बल्कि मुतालबा करती है और धड़ल्ले के साथ मुतालबा करती है कि जनाब जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती है तब तक हम धरना देंगे। लेकिन वो धरने की कॉल जब देखें 6 दिन मुकम्मल होते हैं कब वो देते हैं। तो जनाब नबील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नबील साहब ये बताइएगा, ये कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आप ज़िमनी इलेक्शन कराने जा रहे हैं, नहीं कराने जा रहे? 100 के करीब हैं ये, तो करा लेंगे 100 पे ज़िमनी इलेक्शन आप? जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे। और बात ये हमारी समझ में नहीं आती है, पीटीआई वाले इस्तीफा भी देते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में भी आना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल वेलकम है, लेकिन इंतखाबात ज़िमनी होंगे कानून के मुताबिक। 100 सीटों पर आप ज़िमनी इंतखाब कराएं, 150 सीटों पर जनरल इलेक्शंस करा लें, उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कोई मसला नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब हमारे पास 7 महीने चाहिए तैयारी करने के लिए, लेकिन जनरल इलेक्शंस में आपको तैयारी चाहिए और ज़िमनी इलेक्शन में आपको तैयारी नहीं चाहिए, वो आप करा सकते हैं। नहीं खैर उसकी भी बात चल रही है और अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा ना कि कुछ मुल्क के हालात दुरुस्त करने पड़ते हैं, वो करने पड़ रहे हैं हमें। वो दुरुस्त सिमत पे जब चली जाएगी तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर में ही इलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन तो जब तक ये हालात दुरुस्त नहीं होंगे तो हम किसी ऑनेस्टली आप लोग काफी ज्यादा बड़ी खबर दे रहे हैं, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मूवमेंट को ये बात बोली है कि भाई आप अर्ली इलेक्शंस की बात नहीं करें, पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी। और अब आप ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शंस के हवाले से भी बातचीत हो रही है, तो क्या गौर हो रहा है इस पे पार्टी के अंदर? देखिए, मुल्क के हालात अगर सही हो जाते हैं, मुल्क के अंदर मईशत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर सही हो जाता है तो इसमें हम तो तैयार है इलेक्शंस के लिए। अच्छा, हमको इलेक्शन से भाग नहीं रहे, हमें क्या इस अक्टूबर में नहीं तो अगले अक्टूबर में तो कराना ही पड़ेगा, अगस्त में। लेकिन जब ऐसा सूरत हाल पैदा हो गया है इस वक्त मुल्क के अंदर, सही है, कि कोई हुकूमत चलाने के लिए किसी को हम समझते नहीं है कि वो इस क्राइसिस से मुल्क को निकाल सकता है। इसीलिए तो इलेक्शन जिस क्राइसिस में पिछली हुकूमत डालकर गई है हमें, तो हम केयर टेकर को तो नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको कहा, केयर टेकर बड़े फैसले नहीं कर सकते। अच्छा, बड़े फैसले इलेक्टेड गवर्नमेंट ही करता है, और यही वजह है कि हमें रहना पड़ रहा है। और जब हम इसको सही सब पे लाएंगे तो फिर इलेक्शन तो आप 2-4 ये कह रहे हैं कि जनाब पहले जल्दी इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस कराने में नहीं है और ये इलेक्शंस जल्दी हो सकते हैं, लेकिन तरजीहात जो हैं वो क्या मईशत को बेहतर करना है या वो इस्लाहात हैं जो इस्लाहात कौमी असेंबली में अब करवा ली गई हैं? जो ईवीएम का मामला है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का मामला है, जाहिर सी बात है लोग ये कहते हैं, तनकीद करने वाले कहते हैं कि जनाब आप इन्हीं चीज़ों के लिए आए थे ताकि अगला इलेक्शंस आपके लिए आसान हो सके। अब आप ये कह रहे हैं कि गौर भी शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि मईशत तरजीह नहीं है, यही इस्लाहात तरजीह थी आप लोगों की? ये कौन सी इस्लाहात की आप बात कर रहे हैं? मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। ये ओवरसीज पाकिस्तानी और ईवीएम का ही मामला है सर, और तो कोई नहीं होगा ना? इन्हीं दोनों को फिक्स किया अभी। की मशीन ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि हम ईवीएम पे इलेक्शन करा ही नहीं सकते हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई इस्लाहात की वजह से नहीं था। हमने कहा IMF है या जो वर्ल्ड बैंक है या सऊदी अरब है या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहते थे। ठीक है, अच्छा, उसी हवाले से ये जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं, ये गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं, ये कोई अयाशी की मीटिंग या गैर मुल्की दौरे नहीं है। अच्छा, या बाहर जाके खजाने जो है, ठीक है, तोहफे उनको बेचने वाला गालिबन कुछ कनेक्शन का इशू है। लेकिन सर कोई हौसला अफजा खबर भी तो निकल कर सामने, सऊदी अरब भी आप गए, वहां से भी कुछ आपको मिल तो नहीं सका, ना ही इमदाद ना ही कर्ज, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया कि जनाब जो आपके पास रखाया हुआ है ना हमने, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वापस कर दें। तो ये हौसला अफजा खबर कब आएगी फिर, आप जो दौरे कर रहे हैं इस तरह? बिल्कुल आ रही है, और आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। और आने वाली है, रुपया मजीद मुस्तकम होने जा रहा है, डॉलर्स की वजह से महंगाई हुई है, महंगाई नीचे आएगी, ये आप कुछ दिनों में देख लेंगे जो हमारे डायलॉग। ठीक है सर, 184 का डॉलर था तब आप लोगों ने लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ निकल पड़े, आप लोग 184 का था, 184 का, 202 पे जाके अब खैर 198 पर आया है। तो महंगाई से मुतमईन है आप लोग, जिस महंगाई के खिलाफ आपने महंगाई मार्च किया था? मुझे पूरा यकीन इंशाल्लाह
बजट के बाद डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब भी जो बातें कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो ये सारा हमने किया है, रोका है लोगों को, ये आपकी मर्जी और मंशा से किया या इसमें आपकी मुशावरत शामिल नहीं थी? जब इमरान खान खुद कह रहा है कि मैं घबरा गया, मैंने अपने लोगों अच्छा चलें, कनेक्शन का कुछ मसला आ रहा है कि मुझे डर था कि डी चौक पे खूनी तजादम हो सकता है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया कि सही है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शायद कनेक्शन का इशू कुछ आ रहा है, फिर किसी दिन आपसे तफसील से सवाल से बात करेंगे। लेकिन जनाब एक और मसला, और सोशल मीडिया पर ही काफ़ी ज़्यादा गर्म है। 2 दिन पहले कांग्रेस रहनुमा और मारूफ पंजाबी रैप सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के ज़िला मानसा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 गोलियां, 30 राउंड्स बरसाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गुलकार 2 दर्जन से जायद गोलियों का निशाना बने, बल्कि 25 से जायद गोलियां, बताया जा रहा है कि उनके पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है 25 से जायद गोलियां लगी। 4 साल की कम अरसे में सिद्धू मूसेवाला पंजाबी रैप इंडस्ट्री के किंग बन चुके थे और यूट्यूब पर यकीन जानिए उनके फॉलोअर्स की तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी थी। सिद्धू को काफी अरसे से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी, जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला के साथ पंजाब की हुकूमत ने 4 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए थे। लेकिन कातलाना हमले से सिर्फ एक दिन पहले सिद्धू को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। कातलाना हमले के रोज सिद्धू अपनी जाती गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स और बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर घर से निकले थे। पुलिस के मुताबिक इस वाकये में लॉरेंस बिश्नोई, ये 2 गैंग्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, ये दोनों गैंग मुलविस हैं। बिश्नोई ग्रुप के तकरीबन 700 अराकीन पर मुश्तमिल गैंग है और इस ग्रुप में प्रोफेशनल निशानेबाज, शार्प शूटर, स्नाइपर सब शामिल हैं और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल समेत कई इलाकों में सरगर्म है। इनका डंका बजता है वहां पर। 31 साल लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सरगना है और कई मुकदमों में नामजद है, जिनमें कत्ल भी है, डकैती भी है और दीगर हमले भी शामिल हैं। बिश्नोई को पहले राजस्थान की भारतपुर जेल में रखा गया था, लेकिन इन दिनों वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। और जनाब, तिहाड़ जेल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भारत की सबसे इंतहाई ज्यादा खतरनाक और महफूज जेलों में शुमार की जाती है। इसके बैरक नंबर 8 के अंदर मौजूद है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर सिद्धू मूसेवाला से कत्ल का मंसूबा बनाया और गोल्डी बरार गैंग ने कनाडा से, जो कनाडा में मौजूद है, ये गोल्डी बरार कनाडा में है और इस मंसूबे को उसने अमली जामा पहनाने के इंतजामात मुकम्मल किए। गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर खुलेआम सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई वही गैंग है जिसके 7 अराकीन को बॉलीवुड के भाई, बॉलीवुड के अदाकार जनाब सलमान खान को कत्ल करने की धमकी देने पर गिरफ्तार किया गया था। ये 7 लोग उनके घर के बाहर मौजूद थे, उनकी रैकी कर रहे थे, सारे मामला देख रहे थे और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। दर हकीकत बिश्नोई बरादरी काले हिरन की पूजा करती है और लॉरेंस ग्रुप ने सलमान खान के काले हिरन के शिकार के मामले पर अदाकार को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दर हकीकत सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे सियासी मुखालिफत नहीं बल्कि खालिस्तान की तहरीक है। 2020 में भी एक सिख रहनुमा को इसी तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। भारत जो अक्सर पाकिस्तान पर उंगलियां उठाता है, उसे बदनाम करने की कोशिश करता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझता है, लेकिन जिस कदर इंसानी हुकूक की पामाली और लिसानी, नस्ली, मजहबी तासुबात भारत में पाए जाते हैं, शायद ही किसी मुल्क में इसकी मिसाल मिलती हो, इसकी नज़ीर मिलती हो। भारत में मकबूजा कश्मीर के अलावा खालिस्तान, तमिलनाडु, बिहार, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र समेत शिमाल मशरिक में आसाम, नागालैंड, मणिपुर, इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। 67 के करीब तहरीकें हैं जो चल रही हैं। सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने के पीछे भी यकीन जानिए यही अवामिल शामिल हैं जो खालिस्तान तहरीक को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सवालात तो हैं जनाब, सवालात ये हैं कि जब एक शख्स को, और 28 साल ये शख्स था, इसकी मंगनी हुई भी थी, 28 साल शख्स था, कांग्रेस के टिकट पर इसने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन इसको बदकिस्मती से हार का सामना करना पड़ा, एक बड़े मार्जिन से इसको शिकस्त मिली। लेकिन जनाब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसको इस कदर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे कि आपकी जिंदगी खतरे में है और हुकूमत ने ही उसको गार्ड्स प्रोवाइड किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद एक दिन पहले, इसकी मौत से एक दिन पहले वो गार्ड्स ले लिए गए। आप यकीन जानिए इस शख्स को, सिद्धू मूसेवाला को, इसके बाप के सामने 30 गोलियां इसकी गाड़ी पर बरसाएगी। इसका बाप जो पीछे वाली गाड़ी से आ रहा था,
उसने अपने गार्ड्स की मदद से इसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जनाब सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही। कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।